इसलिए जो बंदा रहता है ना, इंडस्ट्री को कैसे बेटर सकते हो? फाइनेंशियल्स भी जानना, उसका फाइनेंशियल्स जानना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा सोचता था कि नहीं, अभी बस पैसा कमाना यही होता है। हेलो एवरीवन, टीटीएफ में आपका स्वागत है। आई एम महेश उदयका, योर होस्ट फॉर टुडे। आज हमारे साथ है मिस्टर रमेश राउत सर, who is the director of Ace Packers, a well-known name in manufacturing and packaging industry. Welcome, sir. Ramesh Rao sir is is a director of Ace Packers, a well-known name in manufacturing and packaging industry. So let's get started. Okay. Sir, in 2005, Ace was a inception or idea. From 2005 to now, Ace ने बहुत ज़्यादा it has established a name of itself in packaging industry. So would you like to share the journey of Ace from 2005 to now? Actually, at that time I was working with one renowned packing company. और उस वक्त ऐसे होता था कि उस कंपनी में इतना अच्छा लोड था कि बहुत सारे क्लाइंट्स को हम लोग सर्विस नहीं दे पाते थे। दो आई वॉज एट द फ्रंट एंड, सो मेरे साथ बहुत कस्टमर्स का इंटरेक्शन होता था कि आप लोग सब लोगों को सर्विस नहीं दे पा रहे तो एक्सपेंशन क्यों नहीं करते। लेकिन उस वक्त मेरे जो ओनर थे उस कंपनी के, वो एक्सपेंशन मोड में नहीं जाना चाहते थे। तो उस वक्त काफ़ी कस्टमर्स ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप खुद शुरू करो। उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि मुझे करना चाहिए, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फाइनेंस में स्टार्ट करने की। इसमें फिजिबिलिटी नहीं थी, बट समहाउ आई मैनेज। और सबसे मेन, आप लोगों को बहुत सारे लोग बताएंगे ऐसे कि मैं मेरे आइडियाज इंप्लीमेंट करना चाहता था, या फिर मैं कुछ अलग करना चाहता था, मैं मेरी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाना चाहता था, लेकिन बेसिक एम सबका पैसा कमाना यही होता है, और मेरा भी एम वही था। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड। हाँ, ये जो आप जैसे बोल सकते हो कि कुछ अपने आइडियाज थे, जैसे कि कुछ नए पैकिंग डिजाइन मैं लाना चाहता था, कुछ मैं R&D करना चाहता था। वो उस वक्त नहीं कर पाता था मेरी पुरानी कंपनी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपके फैमिली के, आपको एक सडन चांस आया कि आपको यू आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ योर ओन इंडस्ट्री। तो आपका माइंडसेट क्या था? आप क्या इंस्पायर किया कि मुझे करना ही है? बेसिकली मैंने जब जॉब शुरू किया था तब तक बेसिकली हमारे टाइम से भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि नॉर्मली बंदा उसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि वो जॉब अच्छे से करे। और हमारी जनरेशन में तो बोला जाता था कि अच्छे से पढ़ो, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलने के बाद एक सेटल्ड और सिक्योर्ड लाइफ होगा। बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव होता था उस टाइम। बट मैंने जब मैंने जब जॉब शुरू किया तो मैंने मेरे ऑब्जर्व करता था, तो ओवरऑल मैं जब देखता था कि अरे, बिजनेस खुद का रहेगा तो आप बहुत अच्छे से लाइफ में ग्रो कर पाते हो। इंस्टेड ऑफ वो जो 9 to 6 जॉब करना है, फिक्स एक ही ट्रैक पे चलना है, उसमें कुछ मजा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया घर पे बोला, तो उस वक्त ऐसे होता था कि नॉर्मली मेरे घर वाले भी नाराज हो गए कि अरे, अच्छा खासा जॉब चल रहा है, क्यों ये करना चाहते हो। और नॉर्मली मैं मराठी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो महाराष्ट्रियन बंदों का तो मेंटेलिटी बहुत ही अलग होता है। हम लोग बहुत सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं। तो उस वक्त मेरे पिताजी भी नाराज हो गए, मेरी माँ भी नाराज हो गई, बट समहाउ आई वाज एबल टू कन्विंस देम। और फाइनेंस का इशू था, तो मेरा छोटा भाई उस वक्त एक बैंक में सर्विस में था, तो उससे मैंने लोन लिया। उसको उसका मैंने मतलब उसका इन्फ्लुएंस यूज करके लोन लिया, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। माइंडसेट ये था कि कुछ अलग करना है। और सबसे बड़ी बात, मैं मेरे लाइफ में कुछ भी चीज करने के पहले ये सोचता हूँ कि इस सिनेरियो में वर्स्ट चीज क्या हो सकती है। अगर वर्स्ट के लिए आप प्रिपेयर हो तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो उसी माइंडसेट से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं जॉब अच्छे से कर रहा था और मेरे इंडस्ट्री में मेरा काफी नाम हो चुका था कि मतलब मुझे काफी लोग पहचानते थे। तो मेरा ये तो दिमाग में था कि अगर अगर बाई चांस मैं फेल होता हूँ तो आई विल रीजॉइन समवेयर, तो उससे बुरा तो कुछ नहीं होता। मैंने स्टार्ट किया, एंड अभी 20 साल हो गए मैं ऑलरेडी बिजनेस में। अभी फिलहाल तो वर्ल्ड ओपन वर्ल्ड है, इंटरनेट की वजह से और या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसकी वजह से स्टार्टअप को बहुत ज्यादा बूम आया है। बट फिर भी पेरेंट्स और कंजर्वेटिव रहते हैं कि बच्चों को जाने नहीं देते या ये।
आपकी एडवाइस उन पेरेंट्स के लिए क्या रहेगी, लाइक हाउ दे शुड ट्रीट देयर चाइल्ड इफ हमारे वक्त पे वैसे था कि पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव होते थे। हमारे टाइम पे पेरेंट्स नहीं, गवर्नमेंट भी कंजर्वेटिव होता। उस टाइम पे गवर्नमेंट के कुछ कंप्लायंसेस जो होते थे, जो आज काफी इजी हो चुका है। आपको अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है, शॉप एक्ट निकालना है, सब कुछ ऑनलाइन है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं। तो उस वक्त शुरू तो इससे ऐसे होता था कि भाई जीएसटी निकालना है तो हमारे टाइम पे जीएसटी के लिए डिपॉजिट रखना पड़ता था। और कुछ ऐसे टर्म्स होते थे कि भाई तुम्हारा इतना इतना सेल्स रहेगा तो ही आपको जीएसटी, अभी तो जीएसटी बोलते, वो टाइम पे बॉम्बे सेल्स टैक्स जीएसटी नंबर बोलते थे, तो वो टाइम पे बीएसटी नंबर आता था। उसके लिए टर्नओवर का रिस्ट्रिक्शन था। और बड़े कंपनीज में अगर आपको कुछ सप्लाई करना है, कुछ सर्विसेज देनी है, तो विदाउट बीएसटी नंबर हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वो टर्नओवर होने तक वेट करना करना पड़ता था। अदरवाइज कुछ विदाउट टैक्स बिलिंग एक सर्टन अमाउंट तक होने के बाद ही आप बीएसटी नंबर ले सकते। तो ऐसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे। और आपने जैसे बोला कि क्या सलाह हो सकती है उस पेरेंट्स के लिए, तो देखो फैक्ट ऐसा है कि जो मतलब पेरेंट्स का नॉर्मल ऐसे रहता है, पेरेंट्स पेरेंट्स आपके पैशन से या आपका जो भी मोटिव रहता है, आपका जो भी लाइफ में गोल रहता है, आपका पैशन जो रहता है, उसके अगेंस्ट कभी नहीं रहते। पेरेंट्स बस आपको आपकी जिंदगी में स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते। तो ये उनका रहता है कि भाई किसी भी तरह ये बंदा मेरा सेटल हो जाए। तो ये इस केस में पेरेंट्स को कोई सलाह देने से अच्छा मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस बच्चे को आगे चल के बिजनेस करना है, उसने ही प्रिपेयर करना चाहिए अपने पेरेंट्स को। कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों का माइंडसेट है वो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे फ्रैक्चर होता है तो ग्रीन स्टिक बोन रहता है तो वो इमिडिएटली फिक्स हो जाता है। वैसे ही आपका जो माइंडसेट है, आपका माइंडसेट अभी भी चेंज कर सकते हो आप। अभी इस उम्र में आपके पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो आप बच्चों से ज्यादा अच्छे से कन्विंस हो जाएंगे। तो बच्चों ने ये सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे कन्विंस करें, और उसके लिए बच्चों में वो स्पार्क भी दिखना चाहिए। तो मैंने देखा है कि अभी की जनरेशन में नॉर्मली बहुत सारे बच्चे, मतलब मेरे खुद के रिलेटिव्स में भी ऐसे एग्जांपल्स है कुछ कि पेरेंट्स को कन्विंस भी करते हैं, अच्छे से कैपिटल लाते हैं, काम शुरू करते हैं, लेकिन कैपिटल लाने से या बिजनेस स्टार्ट करने से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। इसलिए आपकी वो मेंटेलिटी डेवलप होनी चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स नॉर्मल देखो, पेरेंट्स कन्विंस करना बहुत ईजी है, लाइक स्पार्क होना चाहिए। स्पार्क होना चाहिए और आप में वो कॉन्फिडेंस उनको दिखना चाहिए। सर लाइक आपका बैकग्राउंड टोटली फाइनेंशियल था पहले, लाइक एक इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट अपन को लाइक एक बेसिक नॉलेज चाहिए कि टेक्नोलॉजी का रिलेटेड कुछ, बट अगर नहीं हो तो चैलेंजेस आते हैं राइट। जो आने वाले, मतलब जो अपन को पता नहीं है कि क्या करने का, अपन हायर भी कर रहे हैं, एटलीस्ट अपन को बेसिक आइडिया तो लगेगा कि अपन हायर किस लिए कर रहे हैं, या अपन को टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़ी बहुत ये चाहिए। तो आपको कौन से चैलेंजेस आए थे अपने वर्क पर? मेरे केस में ऐसा कुछ चैलेंज आया नहीं, क्योंकि बेसिकली वही मैं आप लोगों को भी एडवाइस दूंगा कि इनिशियल स्टेज में डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस टाइप की फील्ड में अगर आप कुछ समय तक जॉब करते हो, कुछ एक्सपीरियंस लेते हो, तो उसका टेक्निकलिटी आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे कि अभी मेरा मेरा तो जॉब ही पहले मेरी पैकिंग कंपनी में था, तो मुझे आई वॉज 100% प्रिपेयर कि जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे लिए कुछ चैलेंज बचा नहीं था, एज सच टेक्निकल चैलेंज कुछ नहीं बचा था। हाँ, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खाली टेक्निकल नॉलेज का जरूरत नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको फिजिबिलिटी स्टडी आना चाहिए। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ मैं आपको ये फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर। मेरा एक पड़ोसी था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो बच्चों में हमारे में ऐसा था कि कुछ वेकेशन में कुछ ऐसा कुछ करते, दो पैसे कमा लेंगे। तो दिवाली के वेकेशंस में तब तक वो टाइम पे कैलेंडर्स आ जाते थे, तो उसने कैलेंडर्स परचेस किए और मैं पुलिस लाइन में रहता था। तो उसने चालू किया एडवर्टाइजमेंट कि मैं कैलेंडर बेचूंगा इस साल, तो मुझसे ले लो। तो हमारे कॉलोनी में काफी सारे लोग थे। उसने कुछ स्टार्ट में कुछ 1 डज़न कैलेंडर्स लाए और बेच दिए। वो टाइम पे कैलेंडर का कीमत था 5.5 रुपए, वो बेचता था 6 रुपए में। तो एक कैलेंडर के पीछे 50 पैसा मिलता था खाली। 12 कैलेंडर उसके एक दिन में बिक गए। लेकिन नेक्स्ट डे उसको इमीडिएटली, अभी वो एट सच आप देखोगे तो पर्टिकुलर दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था,
एक दिन में उसने जितना मटेरियल लाया वो बेच दिया, बट नेक्स्ट डे उसको एक कैलेंडर का रिक्वायरमेंट आया। वो बंदा थोड़ा सेंटी था, बोला नहीं यार करूंगा मैं, एक कैलेंडर का ही, लेकिन सही रिक्वायरमेंट तो है। तो उसने खड़की स्टेशन से ट्रेन पकड़ा, शिवाजीनगर स्टेशन उतर गया, 2 रुपया टिकट था ट्रेन का, 2 रुपया जाने को, 2 रुपया आने को, 4 रुपया खर्चा करके वो एक कैलेंडर लेके आए और 50 पैसे के प्रॉफिट में और एक कैलेंडर बेच दिया। बट जो उसका प्रॉफिट था पहले का वो पूरा हैमर हो गया। ये बहुत छोटा एग्जांपल है, लेकिन ये है फिजिबिलिटी स्टडी। खाली टेक्निकल नॉलेज होकर कुछ नहीं हुआ। टेक्निकली वो सही था कि रिक्वायरमेंट है, सामने कस्टमर है, उसको सर्विस देनी है, बट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है वो उसने चेक नहीं किया। इन दैट केस वो जो प्रॉफिट था उसमें से काफी पैसा उसका गया। तो फिजिबिलिटी बहुत जरूरी है। आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसके बारे में, उसका खाली टेक्निकल नहीं, उसका फाइनेंशियल्स भी जानना, उसका फाइनेंशियल्स जानना बहुत जरूरी है। सर एक टेक्निकल नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज से इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे कौन से एस्पेक्ट है लाइफ में होनी चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस, लाइक पेशेंस लगेगा वगैरह, ऐसे कौन से एस्पेक्ट है जो आपको लगते हैं? सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने जैसे खुद ही बताया कि पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। इस केस में पेशेंस जरूरी है। उसके बाद हमारे टाइम पे बोला जाता था कि अ, मराठी में बोलता हूँ मैं वो कुछ चीजें, जैसे कि अ, जिभेवर साखर, डोक्यावर बर्फ, पायाला भिंगरी, ये 3 चीजें जरूरी है। इसमें से कोई एक चीज भी मिसिंग हो जाएगी ना तो दिक्कत आएगी। आपको कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से बात करना है, आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, गर्म नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ भी होता है, मेरे पास भी बहुत सारे एम्प्लॉयज है, वो भी गलती कर देते हैं कभी कभी। तो जो एम्प्लॉय गलती कर देता है, बेसिकली मेरा तो एक कहना है, कोई भी बंदा जानबूझ के गलती करता नहीं। हम लोग पर्टिकुलर उस समय से थोड़ा आगे निकल जाएंगे तो हमें पता चलता है कि उसकी गलती की वजह क्या है। अगर मैं गर्म होता हूं तो उसको, मेरे बंदे को डिमोटिवेट करता हूँ। ये जो दिमाग पे बर्फ रखना है, वो सिर्फ आपको कस्टमर इन पे काम नहीं आता है, आपका जो सेटअप है वहां पे भी काम में आता है। इवन लाइफ में भी ये चीजें बहुत जरूरी है। और पायाला भिंगरी मतलब आपको हमेशा खुद को अलर्ट रखना है। आपको कभी भी कहीं पे भी मूव करना पड़ता है। इस चीज में मतलब बिजनेस सेक्टर में ऐसा होता है कि आप लोग कहीं जाके रुक नहीं सकते। जैसे भी देखो, सिंपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं जहाँ पे सर्विस में था वहां से कुछ लोगों को हम लोग सर्विस नहीं दे पा रहे थे। इसका मतलब वहां का जो व्हील था वो रुक गया था, स्टक हो गए तो वो स्ट्रक हो गया था, इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। बट जहां से मैंने एग्जिट किया और उस बंदे का तो नुकसान हो गया ना। तो इसलिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। आपने जब हाँ, पेशेंस के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा पूरा मतलब मेरे पास क्लाइंट भी थे, सब था, बट जैसे ऑल ऑफ अ सडन मैंने जॉब छोड़ दिया, मैंने मेरा सेटअप स्टार्ट किया। उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने तक मैं रोज टिफिन लेके जाता था ऑफिस में। मेरा काम तो शुरू रहता था, बट कस्टमर एंड से मुझे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। जो जो बंदे बोले थे कि आप शुरू करो, हम लोग आपको ऑर्डर देंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन किसी सप्लायर को कोई चेंज नहीं करता है जब तक उनको मेरे बारे में क्योंकि मैं पहले किसी एक अच्छी कंपनी को रिप्रेजेंट करता था जिसका अच्छा सेटअप था, नाम था। ऑल ऑफ अ सडन मैंने खुद का स्टार्ट करने के बाद कंपेरेटिव मेरा सेटअप छोटा था। मेरा जो इवन क्या बोल सकते हैं उसको, कैपेबिलिटी था, वो मेरी पुरानी कंपनी से ऑब्वियसली कम था। तो शिफ्ट करने के लिए कस्टमर हेजिटेट कर रहे थे, तो मुझे उनको कन्विंस करने में लगभग 3-4 महीने गए। वो 3-4 महीने में ईमानदारी से जाता था, खाना खाता था, दोपहर में लंच टाइम अपना फिक्स था, शाम को 5:30-6 बजे घर पे आता था। तो ये 3-4 महीने में अगर मैं ऐसा सोचता था कि नहीं अभी बस हो गया, मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं आगे की जर्नी ये होती ही नहीं। जॉब तो मुझे इमीडिएट मिलता था, बट पेशेंस बहुत जरूरी है। लाइक सर आपने एक पॉइंट पे जॉब छोड़ा और एक खुद की इंडस्ट्री स्टार्ट की, वो बहुत रिस्की मूव था। लाइक कुछ लोग इस रिस्क की वजह से वो अवॉइड करते हैं या Right. जाते ही नहीं नए चांसेस के लिए। हाँ। लाइक उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लाइक चांसेस लेने चाहिए? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि रिस्क एनालिसिस बहुत जरूरी है।
जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे आपका जो वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है। Yes. अभी मैं, आप सब लोग इंजीनियर्स हो यहाँ पे, Sir. आपको मालूम है आपको जॉब मिलना ज्यादा मुश्किल है नहीं। आप बिजनेस करोगे, समहाउ फेल भी हो जाओगे, तो जॉब तो वैसे भी मिलेगी। तो सिर्फ जॉब के ऑप्शन को क्यों जा रहे हो, दोनों भी ट्राई करो। एक्सपीरियंस के लिए थोड़ी दिन जॉब करो। जॉब करने के बाद आपको लगेगा कि मुझे ऑप्टिमम एक्सपीरियंस आ चुका है और अभी मैं कैपेबल हो चुका हूँ कि मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूँ, तो शुरू करो। बाद में, मेरी उम्र के होने के बाद में दिल में कुछ रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत टाइम तक कर सकता। अभी मैं बहुत सारी कंपनीज में जाता हूँ एज अ पैकर, हम लोग तो पैकिंग इंडस्ट्री में है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे टेक्निकली बहुत साउंड बंदे मिलते हैं मुझे। तो किसी बड़ी कंपनी में भी मैं काफी सारे वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज का काम करता हूँ, तो ये सब कंपनीज में जो बेसिकली कोई भी कंपनी एम्प्लॉयज ही चलाते हैं। एक बार आपने आपके एम्प्लॉयज को विजन दे दिया, सेटअप दे दिया, उसके बाद वो ऑटोमोड पे चला जाता है। लेकिन ये कंपनी, उस कंपनी का मालिक, जब समझो एक वाटर ट्रीटमेंट कंपनी, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट संभालने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर करके एक पोस्ट रहता है। वो जो बंदा रहता है उसको इन आउट सब मालूम रहता है बिजनेस का। ऑर्डर आने के बाद उसको प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाता है, एग्जीक्यूशन, परचेसिंग, सेल्स, आफ्टर सेल्स कुछ प्रॉब्लम आते हैं, इरेक्शन वगैरह सब वही बंदा देखता है। इसका मतलब है 100% स्टार्ट टू एंड पूरे जो ऑपरेशन से वही संभालता है। फिर भी ये सब बिजनेस खुद स्टार्ट नहीं करने का सोचता है, भले स्मॉल स्केल पे ही, लेकिन उसने कभी तो स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। रिस्क मैनेजमेंट लेना चाहिए। हाँ, रिस्क लेना ही चाहिए, और कैलकुलेटेड रिस्क बोल सकते हैं ना हम उसको। हाँ। अभी प्रोजेक्ट मैनेजर जो काम कर रहा है पर्टिकुलर पोस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर ही छोड़ो, कोई बंदा डिजाइनिंग में जाएगा, कोई बंदा प्रोजेक्ट में जाएगा, कोई परचेस में जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोग काम करोगे। उस पर्टिकुलर फील्ड का जॉब तो आपको कभी भी मिलना ही मिलना है, वो तो मिलेगा ही। अच्छा। तो हम लोग जो इसे बोलते हैं ना कि जो बंदा, मराठी में बोलते हैं कि जन्माला येतो तो कोणी उपाशी रखते हैं, वैसे ही आपको जॉब तो मिलनी ही है। किसी ना किसी तरह आप आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लोगे, तो एक चांस तो लेना चाहिए। और ये कैलकुलेटर रिस्क, उसमें कुछ मुझे ये नहीं लगता। लाइक आपको चांस आया तो आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि लाइक दिस इज माय चांस, अगर आज ये मैंने मिस किया तो मैं बाद में रिग्रेट करूंगा। हाँ, सो लाइक बाकियों के भी चांसेस आते हैं, आइडेंटिफाई करना भी इस चांस के बारे में मैं बोलूंगा। जैसे मेरे लिए तो बहुत अच्छे से चांस आए स्टार्ट में, जिसको हम लोग एक कंसेप्ट होता है वाइट स्पेस, तो ये वाइट स्पेस बोलते हैं इसको। ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो आपको सेंस करनी है। अभी मैं जो उस कंपनी में था, वहां से मुझे बहुत कुछ ऑफर आते थे सामने से, क्योंकि वो लोग भी देखते थे कि स्टार्ट टू एंड यही बंदा इन्वॉल्व होता है। मार्केटिंग का विजिट कोऑर्डिनेट करने के बाद उसको कोटेशन जाता है, कोटेशन जाने के बाद वो फाइनल होता है, फाइनल होने के बाद प्रोडक्शन को जाता है, प्रोडक्शन के बाद इंस्पेक्शन है। एंड मेरा कंपनी वो ज्यादा बड़ा भी नहीं था, ज्यादा छोटा भी नहीं था, मिडिल साइज था। तो इन दैट केस आई वाज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी ऑपरेशंस, तो मुझे हर फील्ड का एक्सपीरियंस तो आ चुका था। तो मैंने वही सोचा कि अगर स्टार्ट टू एंड मैं कर सकता हूँ। मुझे बहुत सारे कस्टमर्स बोलते थे, अरे आप तो स्टार्ट टू एंड हर प्रोसेस में हो, आपके जो वो तो हर चीज में इन्वॉल्व नहीं रहते। बेसिकली ये ऑटो मोड पे डाला था और मैं परफॉर्म कर रहा था, तो मेरे कुछ चिंता नहीं कर रहे, तो उनको मालूम था कि बिजनेस ऑटो मोड पे उनको जो एक्सपेक्टेड टारगेट था, टर्नओवर था, वो तो हो ही रहा था। एज पर उनके जितना कैपेसिटी था उतना तो टर्नओवर हो ही रहा था। तो मैंने व्हाइट स्पेस वो मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो छोटे छोटे क्लाइंट्स थे वो टाइप पे, वो छोटे क्लाइंट्स को तो मैं टैप कर ही सकता हूँ। मैंने वो टाइप पे वो भी कैलकुलेशन किया। माय लास्ट ब्रॉन्ज सैलरी वाज 4500, और ऐसे कुछ बहुत सारे ट्रेडिंग वाले क्लाइंट्स थे मेरे पास उस टाइम पे, जिनको हम लोग सर्विस नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर हमारी हर कंपनी का पॉलिसी रहता है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का। जैसे ये आपका कंपनीज रहते हैं, उनका रहता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 1 रुपया है, तो अगर 5 रुपए में चीज बिकती है तो ही हम बेचेंगे, अदरवाइज हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं करेंगे। तो वैसे हर हर छोटा हो बड़ा हो, हर बंदे का अपना एक टारगेट रहता है, इतना प्रॉफिट आएगा तो ही मैं आगे जाऊंगा। तो हमारी कंपनी का था, तो मैंने वो स्पेसेस आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पे मार्जिन कम है, चार ही ट्रेडिंग में करता हूँ अगर मंथली, तो भी मेरा सैलरी तो निकल ही जाएगा। तो ये व्हाइट स्पेस मैंने आइडेंटिफाई किया।
रिस्क पूरा एनालिसिस किया, देन आई स्टार्टेड. So like we from 2005 to as of now, मतलब हर टेक्नोलॉजी हो या जो आप मटेरियल यूज करते हो वो इवॉल्व होते रहता है. गेट बेटर या टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मे बी ड्रॉबैक भी होते हैं उनके Right. कुछ. बट लाइक आप अपने इंडस्ट्री में उन्हें कॉप अप कैसे करते हो? लाइक हाउ डू यू अडॉप्ट इट और उसका यूज करके आपके इंडस्ट्री को कैसे बेटर करते हो? लाइक कंपनी बेटर हो. अडॉप्शन जो है नई टेक्नोलॉजी का, वो अगर आपकी बिजनेस में आप नहीं करोगे तो किसी न किसी पॉइंट पे आप स्ट्रक हो जाओगे और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे. आप लोग शायद आपका जनरेशन तो काफी रिसेंट जनरेशन है. हमारे टाइम पे एक नोकिया करके कंपनी था. सर नोकिया बहुत लोगों को मालूम है, नोकिया का स्टोरी भी मालूम रहेगा सर. नोकिया ने आने वाली टेक्नोलॉजी से कभी पॉपअप नहीं किया. जो नोकिया मार्केट लीडर था, नोकिया के हैंडसेट दिखते भी नहीं मार्केट में. तो अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हो तो यू विल बी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, आप मार्केट में नहीं रहोगे. अभी मेरे केस में बोलता हूँ, पैकेजिंग में भी हमेशा से नए नए चीजें आती रही. जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो हम लोग नेलिंग के लिए सिंपल हैमर और नेल्स, हैमर से नेल ये करते थे, किल्ले ठोकते थे. लेकिन कॉम्प्रेसर के ऊपर कुछ हैंडगन्स आई और उसके बाद जो नेलिंग का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो गया. उस टाइम पे मार्केट में हम लोग सैलरी देते थे कारपेंटर को अराउंड 7 to 9,000. वो मशीन जो था नेलिंग का वो 35 to 40,000 का था. और उसमें से डर भी लगता था कि अगर नेलिंग मशीन से अगर नेल बाहर छूट गया तो इंजरी के भी चांसेस है. बट टेक्नोलॉजी में भी अपडेशन होता है. फिर उसमें सेंसर्स आए कि अगर सॉफ्ट सरफेस रहेगा तो उस पे वो नेलिंग नहीं होता था, हार्ड सरफेस पे होता था. तो ये कुछ उसका भी हम लोग ने रिस्क एनालिसिस किया, फाइनेंशियल एनालिसिस किया कि 35,000 का हम लोग मशीन लेते हैं तो हम लोग कितना टाइम सेव करते हैं, और वो टाइम सेव करने के बाद कितना पैसा सेव होता है. और उसके बाद हमने स्टार्ट किया, एक मशीन ले ली. अभी मेरे पास वैसे 10 मशीन है तो उससे मेरा काफी टाइम बच गया. अभी वर्कशॉप में हमारा साइड पैकिंग के भी लिए भी लोग जाते हैं, तो उस टाइम पे वर्कशॉप में जो काम करने के लिए मुझे 10 लोग लगते थे, अभी 4 ही लोग लगते हैं. तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको कोप अप करना पड़ता है. नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, इवन कुछ गवर्नमेंट के भी पॉलिसी चेंज होते हैं. जैसे कि उस टाइम पे प्लास्टिक के ऊपर कोई ज्यादा ये नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस नहीं था. आज की डेट में 50 माइक्रोन के नीचे वाला प्लास्टिक आप लोग पैकिंग में यूज नहीं कर सकते. लेकिन 50 माइक्रोन से कम वाला प्लास्टिक पैकिंग में बहुत अच्छे से काम में आता था. तो ये नेचर के हिसाब से गवर्नमेंट का पॉलिसी वो कुछ हमारे फायदे के लिए लिया गया डिसीजन था. बट हमें थोड़ा अडॉप्ट करने में तकलीफ हुआ क्योंकि उस टाइम पे हम लोग 23 माइक्रोन का यूज करते थे, अभी 50 माइक्रोन का यूज करते हैं. तो 50 माइक्रोन का पैकिंग यूज करने में शुरू में तकलीफ हुआ, बट somehow we accepted that policy and we are working as per that policy. तो चेंज तो हमेशा ही होने, तो इसके हिसाब से आपको चलना चाहिए. जैसे आपने मेंशन किया, लाइक जनरली क्या होता है कि जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी रहता है वो पैकेजिंग इनऑर्गेनिक तरीके से रहता है, प्लास्टिक है इसमें. लाइक उसके लिए कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं अभी? लाइक जैसे कि मैंने बताया कि 23 माइक्रोन हम लोग यूज करते थे, अभी 50 माइक्रोन यूज करते हैं. ये तो गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है. दूसरी बात, बहुत सारी कंपनीज रहते हैं कि जो रेप्यूटेड कंपनीज रहते हैं तो वो लोग भी, उनका अगर ISO 14,000 करके सर्टिफिकेशन रहता है तो ISO 14,000 में ऐसा होता है कि आप पैकिंग मटेरियल या आपकी कंपनी में मिनिमम जैसे नेचर को हार्मफुल जो चीजें है वो मिनिमम यूज करनी है. प्लास्टिक फॉर एग्जांपल प्लास्टिक काइंड ऑफ. तो उस कंपनीज की तरफ से हमें पैकेजिंग डिजाइन के टाइम पे हमको बताया जाता है कि आप 100% रिसाइक्लेबल पैकेजिंग मटेरियल यूज करो. तो उस केस में हम लोग प्लास्टिक को अवॉइड करते हैं. कुछ दिन के लिए हम लोग कुछ दूसरी चीजें उसके लिए जगह पे यूज करते हैं. सर लाइक ऐसा होता है कि जो आपकी कंपनी है, लाइक उनके पैकेजिंग इंडस्ट्री में लाइक इट इज अ नेमली कंपनी, और लाइक जो हाई स्टैंडर्ड से सेट किए हुए आपने वो मेंटेन करते हुए आप इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कैसे रहते हैं? लाइक हाउ डू यू बैलेंस बोथ ऑफ इट? ये थोड़ा मुश्किल होता है बहुत बार. ऐसा होता है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये चीजें बहुत ही दिस थिंग्स डोंट गो हैंड इन हैंड. एक्चुअली मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ फिर से.
रिसेंटली मैंने एक पैकिंग किया था। एक वाटर ट्रीटमेंट कंपनी था, उनका कुछ हेवी स्ट्रक्चरल था। तो वो जो स्ट्रक्चरल था वो हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पैक किया था। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पैक करने की वजह से वो एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट था। तो इन दैट केस उसके लिए फ्लैट ट्रैक कंटेनर उनको बुक करना पड़ा। तो फ्लैट ट्रैक कंटेनर का जो फ्रेट रहता है वो नॉर्मल 20 फीट या 40 फीट कंटेनर से या फिर ओपन टॉप कंटेनर से काफी ज्यादा होता है। तो लॉजिस्टिक टीम उस पर्टिकुलर कंपनी के परचेस के बंदे आए थे, तो हमने ज्वाइंट मीटिंग किया। अभी यहाँ पे ऐसा था कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी रखना था, पैकेजिंग भी अच्छे से होना चाहिए था, कॉस्ट भी बचाना था और मटेरियल डैमेज भी होना नहीं चाहिए था, क्वालिटी भी मेंटेन करना था। तो हमने उस टाइम पे लकड़ी पे पैकिंग, वुडन पैलेट्स पे वो पैक किया था। तो हमने जॉइंटली काफी सारे मीटिंग्स किए और उसके बाद हमने ऐसा डिसाइड किया कि लकड़ी की जगह पे हम लोग वहां पे मेटल यूज करते हैं। मेटल यूज करने के बाद वही हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चरल था वो हमने वर्टिकल रखने के बाद वो ओपन टॉप कंटेनर में फिट हो गए और उसकी वजह से अराउंड 40,000 उनके US$ बच गए। तो 40,000 US$ बचने के बाद अभी सामने से मैंने वुडन पैकिंग मेटल में शिफ्ट कर दिया था। तो मेरा जो कॉस्ट था, सपोज वो ₹1 आ रहा था पहले, वो अभी ₹2 हो गया था। तो मुझे वो कन्विंस करने को उनको टाइम लगा कि आपका फ्रेट जो है वो $40,000 से बचा है। तो वो फिगर काफी अच्छी फिगर थी, अराउंड 30 lakhs, 25-30 lakhs उनके बच गए थे। तो इन दैट केस आप अगर पैकेजिंग में 1-2 लाख एक्स्ट्रा भी खर्चा करते हो तो भी आपके 25-30 लाख बच रहे हैं। तो इसके लिए मुझे काफी कुछ उनको मगजमारी करनी पड़ेगी, ये सब उनके उसका प्रेजेंटेशन देना पड़ा उनको। अभी मेटल में करने के लिए मुझे उसमें काफी सारे चेंजेस करने पड़े, जैसे उसमें एक्स्ट्रा लैशिंग यूज करना पड़ा, उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ गया। ये कॉस्टिंग और क्वालिटी हैंड इन हैंड जाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको डिजाइनिंग पे फोकस करना चाहिए। हाँ, आप डिजाइन या पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़ती भी है, इन दैट केस आपको कहीं ना कहीं वो बचाना है। लाइक आपने जैसे मेंशन किया कि लाइक आपकी जो बॉस कंपनी थी एक्चुअली वो एक पॉइंट पे आके स्टक हो गई थी। तो उनका मतलब लाइक रेवेन्यू जनरेट हो रहा था बट दे गॉट स्टक। तो आप आपके साथ ऐसे कभी हुआ कि लाइक आपकी इंडस्ट्री स्टक हुई है? होता है। उसके लिए आपको मैं वो भी करेक्ट करना चाहूंगा कि हमारे कंपनी एक्चुअली स्ट्रक नहीं हुई थी उस टाइम पे। उन्होंने पर्टिकुलर उस फील्ड में, जैसे वुडन पैकेजिंग में, उन्होंने वो शिफ्ट करना चाहते थे कुछ नई टेक्नोलॉजी के लिए। दैट्स वाई उनका यहाँ पे फोकस कम हुआ और अब वो लोग कुछ अलग ही चीज में मैन्युफैक्चरिंग में चले गए हैं। तो इट्स काइंड ऑफ इवोल्यूशन था उनका। लेकिन आप जैसे बोलते हो ना कि स्ट्रक भी होते हैं काफी सारे यूनिट्स, और वो स्ट्रक होने के बाद अगर आप इफ यू टेक अ बिगर लीप और अलग कुछ करते हो तो ठीक है। इसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करना जरूरी है रेगुलर। तो स्ट्रक होते हैं, लेकिन स्ट्रक होने के बाद कुछ फेजेस आते हैं ऐसे कि नॉर्मली रेगुलर वही काम कर रहा हूँ, काफी दिनों से कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम होता है। बट इन दैट केस कुछ नई टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहिए। हम लोग इस केस में क्या करते हैं, अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम लोगों ने हमारी कंपनी में पर्टिकुलरली हम लोग एक मीटिंग लेते हैं मंथली, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज को हम लोग चांस देते हैं कि कंपनी के बेटरमेंट के लिए कुछ नए आइडियाज है क्या। तो उससे क्या होता है कि ये स्ट्रक होने का चांस बहुत कम हो जाता है, नए आइडिया आते रहते नए आइडियाज आते रहते हैं। और ये भी आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो रजनीकांत नहीं बनना है, हर चीज आपको नहीं करना है। हर बार आप ही दिमाग चलाओगे, आप ही काम करोगे, आप ही सब, ये एनालिसिस हो गया, आप कोटेशन दोगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे, मार्केटिंग के लिए भी आप ही दोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर टीम डेवलप करनी चाहिए, और अगर प्रॉपर टीम डेवलप हो गई तो फिर ये स्ट्रक होने का प्रॉब्लम नहीं आता है। लाइक जब स्टार्टअप इनिशियल स्टेज में रहता है लाइक अपन को बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। कुछ एक्सेप्ट करते हैं आपकी डील्स वगैरह, कुछ रिजेक्ट करते हैं। लाइक ऐसे हेक्टिक हो जाता है। लाइक आपके साथ से हुआ था लाइक अभी कि इन्हें नहीं करना है, ठीक है, लाइक स्टार्टअप जो शुरू कर रहा हूँ, कन्विंस भी कर रहा हूँ बट हो नहीं रहे लोग, और मैं कम्प्लीटली वहीं पे हूँ जहाँ पे स्टार्ट किया था, लाइक एट अ जीरो। सो वो तो स्टार्ट एक पर्टिकुलर क्लाइंट के बारे में बोल रहे हो या ओवरऑल लाइक आपने जब स्टार्ट किया हाँ हाँ हाँ, तो जैसे बताया ना मैंने आपको, पहले 3-4 दिन तो कुछ हो कुछ ही हो नहीं। ही नहीं। तो वही पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस रखोगे तो
उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। और एक्चुअली मैं एक चीज सीखा था मेरी ओल्ड कंपनी में ही। तो मेरे सेम बिजनेस था, उसके भाई का भी सेम बिजनेस था। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने बहुत अच्छे से उनको दोनों बच्चों को समझाया कि नॉर्मल ऐसे होता है कि अगर मैं पैकेजिंग कर रहा हूँ, आप भी पैकेजिंग कर रहे हो, तो मेरे दिल में एक चीज आ जाती है कि अरे ये भी बंदा पैकेजिंग कर रहा है तो ये मेरे कस्टमर को काटेगा। बट दुनिया इतनी बड़ी है कि आपका भी काम होगा, मेरा भी काम होगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई किसी का कस्टमर काटता है या कोई किसी का बिजनेस मार लेता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। जो भी बंदा काम करना चाहता है उसको काम मिलना ही मिलना है, खाली विलिंगनेस चाहिए। सर आप लाइक खुद एक पर जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो एंड देयर विल बी अ टाइम कि आपको ये जो बिजनेस है आपका हैंड ओवर करना पड़ेगा टू द सेकंड जनरेशन। आपको क्या लगता है कि इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज क्या होंगे जो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट करेंगे? नॉर्मली ये ट्रेंड है कि नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन है, वो पुरानी जनरेशन के बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। लेकिन उनके लिए मेरे तरफ से मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि ओलंपिक का या एथलेटिक्स आप कोई फॉलो करते होगे तो आपको मालूम होगा कि 400 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो है 43 सेकेंड्स। बट वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस आप अगर एज ए रिले टीम कवर करते हो तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 37 सेकेंड्स। काफी डिफरेंस है। Yes, sir, plus. उसका रीजन है कि 4 अलग अलग लोग अलग अलग मतलब उनका जो एनर्जी लेवल रहता है वो ज्यादा रहता है। अगर एक ही बंदा कंटिन्यू करेगा तो उसको उस पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन 2-3 जनरेशन अगर उसमें इंक्लूड होते हो, बहुत सारे फैमिली बिजनेस भी सक्सेसफुल है। जैसे काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, टाटा, अंबानी, बिरला, इनका जनरेशन वाइज बिजनेस है वो एक्सपांड हुआ है। तो उन्होंने साथ में काम एक अंबानी के अगर हम लोग कुछ फिगर्स अगर देखेंगे तो अ, जब धीरूभाई अंबानी ने ये बिजनेस हैंड ओवर किया था उनके बच्चों को, तो उस टाइम पे उनका टर्नओवर था अराउंड 65,000 सीआर। अभी तो ऑलमोस्ट उतना खर्चा तो मुकेश जी ने अपने लड़के की शादी में खर्चा कर। ओके तो ये जो लीप है 65,000 का, आपको अगर लॉन्च मिल रहा है तो आप उसको और आगे लेके जा सकते हैं। तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज में ये नहीं, मतलब डिसएडवांटेज में है नहीं कुछ। अनलेस एंड अनटिल आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट उनके दिल में अगर आप नहीं जगा पाते हो तो ये मुश्किल होता है। बट अदरवाइज ये एडवांटेज ही है मेरे हिसाब से। सब एक इंजीनियरिंग में ऐसा कहा जाता है like, एक इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करता है। दैट्स अ मिसकंसेप्शन आई गेस, बट ऐसा है। सो लाइक कुछ लोग अभी बिजनेस में जाएंगे, कुछ यूट्यूब वगैरह जो अदर फील्ड सब एक्सप्लोर करेंगे, तो जो बिजनेस में आएंगे उनके लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? आप जो उनके प्लस प्लस पॉइंट क्या रहेंगे एज ए इंजीनियर, वो आके ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं? बेसिकली क्या होता है, एक मराठी में एक मुहावरा है, पिकतं तिथे विकत नाही। जब आईटी फील्ड का बूम शुरू हुआ था तो पर्टिकुलरली बहुत सारे बंदों ने क्या किया था कि बीकॉम बीए करने के बाद एमसीए किया, एमसीएम किया और आईटी ज्वाइन कर दिया। फिर भी उस टाइम पे भी जब रिक्रूटमेंट होता था आईटी कंपनीज में तो जो बी बंदा है उसको प्रेफरेंस दिया जाता था। उसका बेसिक रीजन ये है कि जो इंजीनियरिंग करता है बंदा, उसका ग्रास्पिंग पावर ये ज्यादा होता है। नॉर्मल बीए बीकॉम बंदा जो करता है उससे ग्रास्पिंग पावर इंजीनियरिंग वाले का ज्यादा रहता है। एनालिटिकल टेक्निक्स उनके पास ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि इंजीनियर जो बंदा रहता है ना वो ज्यादा फिजिबल है बिजनेस के लिए, ऐसा मुझे लगता है। पर्टिकुलरली इंडिया की बात छोड़ दो, लेकिन अदर कंट्रीज में जितने भी बिजनेसमैन हैं ऑल केम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड्स। बाहर का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन देखो, बिल गेट्स बैकग्राउंड टेक्निकल है। कोई भी ले लो, जो भी बंदा बड़ा हुआ है वो टेक्निकली साउंड था। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया में जो भी बड़े बिजनेसमैन है या तो बिजनेस फैमिली से आए हुए हैं, उनको मालूम है बिजनेस कैसे करना है, एक्सपीरियंस। हाँ। लेकिन जो टेक्निकली साउंड जो बंदे हैं, जैसे अभी बिल गेट्स का एग्जांपल देखो आप, बिल गेट्स का नेटवर्क बहुत ज्यादा है कंपेयर करोगे आप बाकी बिजनेस। अब वो सिंगल जनरेशन बिजनेस है और टेक्निकली उसके बाद डिग्री होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं,
क्योंकि ऐसे काफी सारे रील्स आते हैं कि वो सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स है और उन्होंने बिजनेस करके, लेकिन जिसको इंजीनियरिंग का नॉलेज है वो मेरे हिसाब से इंजीनियर है, डिग्री का जरूरत नहीं है। तो जो टेक्निकल साउंड रहता है बंदा, उसको तो बिजनेस करना ही चाहिए, क्योंकि उसका ग्रास्पिंग अच्छा रहता है, उसका एनालिटिकल पावर अच्छा रहता है। तो मैं तो वही सलाह दूंगा कि आप ये ऐसा सोचना बंद करो। इंजीनियर्स के बारे में इतने सारे कुछ मीम्स आते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरे जमाने में मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। उस टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत कम थे, मेरिट पे ही सिलेक्शन होता था, और मेरिट के हिसाब से मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। सो लाइक अभी एआई का ट्रेंड चल रहा है, हम्म। अभी बाकी भी टेक्नोलॉजी आने वाली है, कोई भी हो। सो लाइक व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ एज पैकर्स इस फील्ड, लाइक कंपैरेटिवली एआई के साथ आपने कुछ अडॉप्ट किया है एआई को अपने? अभी एआई का मतलब, सिंपल एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग अभी एआई, आप लोग बोलते हो कि अभी नया एआई, मेरे हिसाब से नया नहीं, ये पुराना ही है। ऑटोमेशन। मेरी पुरानी कंपनी में जब मैं काम करता था, तो एक ऑक्शन था, ई ऑक्शन होता था। ई ऑक्शन का कंसेप्ट उस टाइम पे नया था, मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर था, उसके लिए कुछ 2000, अराउंड 2000 वुडन बॉक्सेस का रिक्वायरमेंट था। तो 2000 बॉक्सेस के लिए टेंडरिंग हुआ था। टेंडरिंग ये पुराना प्रोसेस है, टेंडरिंग से ई ऑक्शन में आया था। और ई ऑक्शन का ऐसे होता है कि एक 10 केबिन्स दिए गए थे, 5 पैकर यहाँ पे, 5 पैकर यहाँ पे बैठे थे, और उन्होंने ये किया था, बिड किया था, जिसका लोएस्ट है उसको बिड मिला था। लेकिन 2000 बॉक्सेस का वर्कआउट, टू पर्टिकुलर हर बॉक्स का क्या कीमत होगा, ये निकालते थे हमारे को, मैन्युअली निकालते थे। उस टाइम पे कंप्यूटर नया नया था, मैं कुछ एक्सेल वगैरह जानता था। तो मैंने क्या किया, उसको एक्सेल शीट में डाल दिया, फॉर्मूलाज क्रिएट किए। तो जो 2000 बॉक्सेस का वर्कआउट करने को मेरे जो कलीग्स थे, उनको 2 दिन 4 दिन लगते थे, वो मैंने 3-4 घंटे में कर दिया। और उसके लिए मैंने मेरा इंटेलिजेंस यूज नहीं किया, मैंने तो कंप्यूटर का यूज किया। वो तो आर्टिफिशियल है, तो मेरे हिसाब से वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अभी जहाँ पे प्रोडक्शन रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीजें हैं, वहां पे एआई का इनिशियल स्टेज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एआई कैन बी टूल विच वर्क एज अ कैटलिस्ट इन इम्प्रूविंग टाइम फ्रेम्स। जो मेरा काम करने का जो स्टिपुलेटेड टाइम है, मुझे 2 घंटा 4 घंटा लगने वाला है, उसका टाइम कम होगा। बट मैन्युफैक्चरिंग में एआई का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो लाइक यार टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी, बस अभी वो मॉडिफाई हुई है। हाँ, अभी सिंपल है। आप मुझे एक्सपेक्टेड था वो सवाल कि लैंग्वेज का बैरियर वगैरह। अभी काफी सारी एआई का वो एक फायदा है। नॉर्मली क्या होता है कि प्रॉपर जिसने एमबीए किया है या प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम से आया है, वो बंदा क्या करता है, उसको इवन कैसे मेल ड्राफ्ट करना है उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। बट जो ऑल ऑफ अ सडन बिजनेस में आ जाते हैं, एज ए बिजनेस पर्सन सक्सेसफुल भी होते हैं, उनका ये प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता है, तो उनके लिए एआई का फायदा है। जैसे अभी मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि मुझे कुछ मेल, बहुत जरूरी मेल रहता है, मुझे ड्राफ्ट करना पड़ता है। और बेसिकली मैं मराठी स्कूल से आया हूँ, तो इंग्लिश के ऊपर इतनी भी अच्छी कमांड नहीं है। बिजनेस के लिए जितना जरूरी उतना तो मैं बोल ही सकता हूँ, बट इन दैट केस मैं क्या करता हूँ, जितना इंग्लिश मुझे आता है वो मैं फिल बोर्ड में डाल देता हूँ, और फिल बोर्ड में वो एडिट होके बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट करके आ जाता है। तो एआई का फायदा होता है, तो ये एज अ टूल यूज कर सकते हो आप। सो लाइक आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, सो लाइक आप क्लाइंट से मिलते हो या आप जब हायरिंग राउंड्स पे जाते हो, तो जनरली इंडिया में हर 10 किलोमीटर, सॉरी 4 या 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है। तो उसको आप कॉप अप कैसे करते हो? लाइक हर किसी, लाइक उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका एसेंट अलग है, लाइक समवॉट थिंकिंग की जो कैपेसिटी या प्रोसेस है वो अलग रहेगी। तो आप ये मिक्स करके अपने बिजनेस पे कैसे इसको यूटिलाइज करते हो? बेसिकली हर जगह पे काम ही होता है। अगर आपके काम में दम है, क्वालिटी, कॉस्ट, अगर ये आपकी इफेक्टिव है, तो किसी भी लैंग्वेज का बंदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज बैरियर कहीं पे भी नहीं आता है, लैंग्वेज नहीं आता है, रिलीजन नहीं आता है, इस चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसे का कोई लैंग्वेज नहीं है, पैसे का कोई धर्म नहीं है। बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी।
तो इन दैट केस एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया में बिजनेस, काफी सारे बिजनेसेस खुलते हैं, बंद भी होते हैं, नए भी शुरू होते हैं। इसका बेसिक रीजन ही यही है, क्योंकि इंडियन कस्टमर है ना, बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ लॉयल नहीं रहता है। अगर जियो ने सस्ता कार्ड दे दिया तो हम जियो पे शिफ्ट हो जाते हैं, अगर बीएसएनएल ने दे दिया तो बीएसएनएल पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है एंट्री करने के लिए। तो लैंग्वेज वगैरह इससे कोई बैरियर नहीं होता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। पैसा अंबानी को जा रहा है, टाटा को जा रहा है, हमें सस्ता कार्ड कौन दे रहा है, हम लोग बस उसी से मतलब रखते हैं। परफेक्ट। इसीलिए इंडिया में ही चाइना के प्रोडक्ट भी सीज हुए, और ऑल ऑफ अ सडन अभी चाइनीज प्रोडक्ट के साथ इंडियन मार्केट भी कम्पीट कर रहा है, और इंडियन मार्केट भी ऑलमोस्ट चाइना के रेट में ही प्रोडक्ट्स ला रहा है। तो चाइना के साथ कोई लॉयल्टी नहीं रहा। फिर जो टाइम पे मतलब 2 रुपए की चीज चाइना 50 पैसे में बेचता था, इमीडिएटली इंडियन कस्टमर्स चाइनीज प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गए। अगर वही प्रोडक्ट अभी इंडिया में मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, तो इमीडिएटली इंडियन प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गए। तो लैंग्वेज वगैरह इसका कुछ बैरियर नहीं है। सर लाइक आप जब हायर करते हो ऐसे एक एम्प्लॉय को वगैरह, तो आप उसमें क्या देखते हो? लाइक डिग्री इंपॉर्टेंट देखते हो, स्किल सेट हो, या फिर जो स्किल्स है जो एक पर्टिकुलर पर्सन में चाहिए टू वर्क इन इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कौन से इंपॉर्टेंट है? बेसिकली देखो, इंडस्ट्री में प्रोबेशनरी पीरियड करके कहा जाता है। तो बंदा जब हायर करते हैं तो ऑब्वियसली उसका स्किल सेट वगैरह देखते हैं, लेकिन एक्चुअल स्किल सेट आपका पता चलता है ऑन द ग्राउंड। तो प्रोबेशनरी पीरियड में हम लोग रखते हैं उनको, और उस स्टिपुलेटेड टाइम में उन्होंने परफॉर्म किया तो उनको कंटिन्यू, या फिर हम उनको चांस देते हैं उनका स्किल सेट डेवलप करने का। सो लाइक आप एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो अभी आने वाले एंटरप्रेन्योर्स है, फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो कभी उनका स्टार्टअप चला शुरू करने का सोचेंगे, फिर ऐसे एम्प्लॉयज जिन्हें खुद का स्टार्टअप या खुद की कंपनी लाइक टिपिकल जॉब से बढ़कर उन्हें खुद की कंपनी स्टार्ट करनी, तो उनको कुछ एडवाइस? न्यू जनरेशन जो है अभी की, उनको सब चीजें बहुत ही इमीडिएट चाहिए। उनको फेम भी जल्दी चाहिए, पैसा भी जल्दी चाहिए, उनको रिटायरमेंट भी जल्दी होना है। हमारे टाइम पे ऐसा होता नहीं था कि अभी अभी बंदे प्लान करते हैं, मैं 40 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा, 45 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टाइप ऑफ लिविंग सब चेंज हो चुका है। लेकिन सक्सेस होने के लिए हार्डवर्क ही मूल मंत्र है, उसको कोई ऑप्शन नहीं। और जो चीज ऑल ऑफ अ सडन मिलती है वो ऑल ऑफ अ सडन वैनिश भी हो जाती है। तो जो चीज आप ग्रेजुअली आपको मिलता है वही आपके पास टिका रहता है। स्लो एंड स्टडी विल फ्लोरिश। Thank you for joining us today. I hope you like this podcast. Be sure to like, share, and subscribe and our social media handles. Until next time, this is your host signing off.